मैं जय मोरे हूँ और मैं प्रोफेसर रामादेवी द्वारा संचालित इस क्वांटम मैकेनिक्स पाठ्यक्रम को कर रही हूँ। और हर 4 व्याख्यान के बाद ट्यूटोरियल में, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ट्यूटोरियल होगा, और इन ट्यूटोरियल में आपके द्वारा देखे गए व्याख्यानों के आधार पर 4 से 5 समस्याएं शामिल होंगी जो ट्यूटोरियल से पहले पोस्ट की जाएंगी। और फिर ट्यूटोरियल से मूल रूप से आपको सैद्धांतिक भाग को और अधिक समझने में मदद मिलेगी। इसलिए मैं ट्यूटोरियल पर चर्चा करते समय महत्वपूर्ण कदम उठाने की कोशिश करूंगी, और फिर बीच में कुछ ऐसे कदम होंगे जिन पर आप काम कर सकते हैं और फिर समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। इस पहले ट्यूटोरियल में पिछले 4 व्याख्यानों में हमने जो देखा है उसके आधार पर 5 समस्याएं शामिल हैं, जो मूल रूप से एक डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल पर अधिक समस्याएं होंगी, प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आदि का पता लगाएं। इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहली समस्या 3 भागों में विभाजित है। इसलिए पहले मुझे प्रश्न को पढ़ने दें। एक डायमेंशनल बॉक्स में एक पार्टिकल में एक टाइम पर निम्नलिखित नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है। t 0 के बराबर होता है, इसलिए टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन आपको दिया जाता है और आपको टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन का पता लगाने के लिए कहा जाता है। और फिर इस प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि टाइम t 0 के बराबर एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, और दूसरी बार जहां t कुछ कैपिटल T है। और प्रश्न का तीसरा भाग यह है कि पोजीशन x के बीच के पार्टिकल के 0 से x के बराबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है किसी टाइम में a/2 के बराबर है। तो चलिए समस्या के साथ शुरू करते हैं। इसलिए पहली समस्या वेव फंक्शन, टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन हमें दी गई है, जो इस टाइम के कांस्टेंट है। यह हमें दिया गया है और अगले चरण में हम इसे सरल तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं इन ब्रैकेट्स को खोलूंगी तो यह मुझे ठीक से पाई x/a देगा, ठीक है। प्लस यहाँ मैं इस कोस थीटा साइन थीटा को सरल बना दूंगी, जो कि 2 गुना है साइन थीटा, हमें साइन 2 थीटा देगा। इसलिए मैं इसे इस रूप में लिखूंगी कि साइन 2 पाई x/a होगा, ठीक। हम इस एक्सप्रेशन को ज्ञात रूप में लिखकर फिर से सरल कर सकते हैं। ज्ञात रूप क्या है कि हम जानते हैं, जो कि एक डायमेंशनल बॉक्स में एक पार्टिकल के लिए एक डायमेंशनल का सॉल्यूशन क्या है। इसलिए हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि यह हम सभी जानते हैं कि हम पहले से ही लेक्चर साइन पाई x/a में देख चुके हैं, ठीक है। यह एक टर्म है। दूसरा टर्म मैं साइन 2 पाई x/a के रूप में फिर से लिखूंगी। तो इसके लिए बस याद करें, एक डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल के लिए सॉल्यूशन क्या था, x के साई द्वारा दिया गया था, या यूं कहें कि हम इसे x के पाई के रूप में कहते हैं। x के पाई को 2 पाई द्वारा l साइन n पाई x/l दिया गया था। यह जनरल सॉल्यूशन था जहां n कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी n को n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बटा 2 ml स्क्वायर द्वारा दिया गया था, जहां l बॉक्स की लेंथ या बॉक्स की विड्थ थी। इस मामले में हमारे पास यह a के रूप में है। तो अब हमारे पास इसका उपयोग करने के लिए क्या है, आप फर्स्ट एक्सप्रेशन में देख सकते हैं। हमारे पास यह मेरा x का फाई 1 था, यह कुछ और नहीं है बल्कि x का 5/2 है।
ठीक है, तो आपका n 2 के बराबर है, आपका n 1 के बराबर है। तो अब मैं जो कर सकती हूँ वह इस पर वापस आ रहा है। मैं इस वेव फंक्शन को लिख सकती हूँ क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट 4/5 फाई एक ऑफ एक्स प्लस है, हमारे पास 1/5 एक्स का फाई 2 है। अब हमें टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन का मूल्यांकन करना है जो कि एक्स टी का साई है। इसलिए अब आप इस संबंध से देख सकते हैं, इसलिए ई एक बस 2ml² पर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर के अनुरूप होगा और इसी तरह ई 2 के लिए आप मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसे 4/5 के रूप में लिखा जा सकता है। यह मेरा x का फाई 1 है और मुझे टाइम कंपोनेंट डालना है जो e रेज्ड टू i e1 t प्लस बाद वाले हिस्से में x का फाई 2 e रेज्ड टू माइनस i e t का 2 होगा। यह टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, यह सरल तरीका है। इसलिए यह पहला भाग है जहां हमें टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन की गणना करनी है। ठीक है, तो अब हम समस्या के दूसरे भाग पर चलते हैं। समस्या के दूसरे भाग में आपको एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का पता लगाने के लिए कहा गया है जो कि एनर्जी ऑपरेटर है। हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू की गणना कैसे करते हैं, इसे लिखने का मानक तरीका साई स्टार है एक्स टी ई साई ऑफ एक्स टी। यह ऑपरेटर ली हम इसे आई एच क्रॉस डो बाई डो टी के रूप में लिख सकते हैं। यह एनर्जी ऑपरेटर की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि मोमेंटम ऑपरेटर को माइनस आई एच क्रॉस डो बाई डो एक्स के रूप में दर्शाया जाता है। इसी तरह एनर्जी ऑपरेटर को आई एच क्रॉस डो बाई डो टी द्वारा दर्शाया जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसे हल करेंगे, इसलिए यहाँ आप डो को डो टी से सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर जब आप x के साई t में डिफरेंशिएट करेंगे तो t के संबंध में एनर्जी कंपोनेंट जो कि एक है और ई 2 डेरिवेटिव में निकलेंगे। तो अंत में आप जो प्राप्त करते हैं आपको स्पष्ट रूप से साई स्टार और साई लिखना होगा और ई ऑन आई एच क्रॉस डो बाय डो टी ठीक है को संचालित करना होगा और फिर अंत में आपको जो मिलता है वह है 4/5 e1 प्लस 1/5 e2। ठीक है, अब यहाँ 2-3 चरण शामिल हैं और यह काम करना बहुत आसान है। आपको बस साई स्टार साई और इस ऑपरेटर को सब्स्टिट्यूट करना है और इस चरण को पूरा करना है और जांच करें कि क्या आप इस इक्वेशन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक और टिप्पणी हमने देखी है कि इस मामले में इन स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बटा 2m इस स्क्वायर है। तो ई नॉट क्या होगा, हम लिखेंगे n 1 के बराबर है हमारा ई नॉट ई 1 के बराबर है जो कुछ और नहीं बल्कि ठीक है यह पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बटा 2m स्क्वायर है और हम इसे ई 1 और ई 2 को ई नॉट की टर्म्स में लिख सकते हैं। मैं इसे 4/5 ई 1 के रूप में लिख सकती हूँ। मैं इसे ई नॉट प्लस के रूप में लिख सकती हूँ। तो यहाँ e2 e1 होगा, ई नॉट केवल e2 नहीं e2 n स्क्वायर गुना ई नॉट होगा जो कुछ और नहीं बल्कि 4/5 ई नॉट है। तो अंत में मुझे जो मिलता है वह यह है। ठीक है, तो इस समस्या का दूसरा भाग यह सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यह समस्या का भाग बी था और अब हम भाग सी पर चलते हैं। ठीक है, भाग सी प्राप्त करना फिर से बहुत सरल है। जो
आपको पार्टिकल खोजने की प्रोबेबिलिटी का पता लगाना है तो प्रोबेबिलिटी हम जनरल रूप से प्रोबेबिलिटी कैसे प्राप्त करते हैं। पार्टिकल को खोजने की प्रोबेबिलिटी साई स्टार साई dx है। यह शॉर्ट हैंड नोटेशन है जिसे आप इसे xt और यहाँ भी xt के रूप में लिखेंगे, तो मुझे इसे फिर से लिखने दें। साई स्टार xt साई xt dx, ठीक है। और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए एक बॉक्स में पार्टिकल को शून्य से कहने के लिए ए लेंथ ए तक ढूंढने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, लेकिन यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी की गणना शून्य से a/2 तक करनी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ कि मैं फिर से एक्सप्रेशन में साई स्टार और साई को सब्स्टिट्यूट कर दूं और फिर मैं लिखूंगी, मैं एक कदम छोड़ दूंगी। जो आप मूल रूप से प्राप्त करते हैं वह है फाई एक स्क्वायर टर्म जो 4/5 प्लस dx प्लस 0 से 2 तक का वेव फैक्टर है। मेरे पास फाई 2 स्क्वायर के साथ 1 से 5 का वेव फैक्टर है, ठीक है। और मेरे पास 2 और टर्म्स होंगे जो कि 2/5 है, जो कि आप RDX 0 से a/2 के लिए हैं। मेरे पास क्रॉस टर्म होगा जो कि फाई से स्टार फाई 1 और दूसरा टर्म है जहां मेरे पास फाई 1 स्टार फाई 2 है, ठीक है। और ये सभी रियल वेव फंक्शन है। और जब आप इस इंटीग्रेशन को करते हैं तो आप प्राप्त करेंगे कि फाई नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, इसलिए आप केवल 4/5 प्राप्त करेंगे। और आपके पास 0 से a/2 तक का इंटीग्रल है, तो आप आधे का एक फैक्टर प्राप्त करेंगे। इसलिए इन दो टर्म्स को जोड़ने पर आपको आधा का एक फैक्टर प्राप्त होता है, ठीक है। और दूसरे भाग में आपको इन इंटीग्रेशन को ठीक करना होगा। ठीक जब आप फाई 2 और फाई 1 लिखेंगे, x भाग लिखते हैं जो कि स्पेस भाग होगा, समान रहेगा, लेकिन टाइम कंपोनेंट में एक्सपोनेंट होगा प्लस या माइनस e1 माइनस e2 या e2 माइनस e1। उसके आधार पर आप इन एक्सप्रेशन को सरल करेंगे और फिर 0 से a/2 में इंटीग्रेशन करने के बाद आप इस परिणाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए चरण के बीच में मुझे उम्मीद है कि आप काम कर सकते हैं। यह इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए मेरे पास 16/15 पाई कोस है। यह e2 माइनस e1 है जो मैं इसे 2m पर 3 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर के रूप में लिख सकती हूँ। और आपके पास स्क्वायर है, ठीक है। और a में t cos थीटा टाइम्स t है। मेरा मतलब यह है e2 माइनस e1 टाइम्स t है, लेकिन हम टाइम पर t पर प्रोबेबिलिटी खोजना चाहते हैं। t बराबर है, हमें टाइम पर प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। t कैपिटल T के बराबर है, इसलिए मैं यहाँ पर एक कैपिटल T रखूंगी। इसलिए प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशन एक पार्टिकल इन डायमेंशनल बॉक्स के लिए होती है। आपको हमेशा यह याद रखने की आवश्यकता होती है कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन उस अभिव्यक्ति द्वारा दी जाती है जिसे मैंने आपको पहले दिखाया है कि यह एक है और यह एक है। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन या एक डायमेंशनल बॉक्स में एक पार्टिकल के लिए सॉल्यूशन इसके द्वारा दिया जाता है और इसी एक्सप्रेशन द्वारा संबंधित एनर्जी आइगन वैल्यू En दी जाती है। दूसरी समस्या भी एक डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स पर आधारित समस्या है, लेकिन यहाँ हमारे पास एक पोटेंशियल है जो शून्य नहीं है। इसलिए आप x के एक डायमेंशनल पोटेंशियल v में एक पार्टिकल पर विचार करें जो शून्य से कम x के लिए इन्फिनिटी है और x 0 और a, तो 0 और a के बीच की पोटेंशियल v 0 है। x के लिए पोटेंशियल 0 से बड़ा है। तो आइए हम इस प्रश्न को ड्रा करें। आइए इसे ड्रा करें। तो यदि आप 0 और 1 के बीच विचार करते हैं तो
आरेख कैसा दिखेगा? पोटेंशियल 0 है और इसलिए x 0 है। x a है, यह x अक्ष है। और यहाँ v इंफिनिटी है, इसलिए x पर 0 से कम। v इंफिनिटी है, इसलिए यह आपका v अक्ष है और x के लिए a v से बड़ा v 0 के बराबर है, इसलिए यह v है। v बराबर v 0, कुछ v 0 है। इसलिए आपको इन एनर्जी और पोटेंशियल के बीच कुछ संबंध खोजने के लिए कहा गया है, जो यह दर्शाता है कि बाउंड स्टेट एनर्जी एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन द्वारा दी जाती है। और आप यह भी पसंद कर सकते हैं कि एक बार जब आप इस ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को प्राप्त कर लेते हैं तो आप वास्तव में कल्पना कर सकते हैं कि हम वेव फंक्शन का रूप क्या है। हम इसे 3 रीजन्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो मैं इसे रीजन 1 के रूप में कहती हूँ, यह रीजन 2 है और यह रीजन 3 है, ठीक है? इसलिए हम लेक्चर में हमने जो सीखा है उसके बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे। इसलिए यह रीजन 1 है, तो रीजन 1 में हमारे पास रीजन 1 में क्या है? ठीक है, हमारे पास x का v 0 है, ठीक है? 0 से कम या बराबर x है, तो आप वेव फंक्शन के बारे में क्या कह सकते हैं कि वेव फंक्शन भी 0 होगा। और फिर मुझे इसे रीजन 1 के साई के रूप में लेबल करने दे। फिर रीजन 2 में क्या आप रीजन 2 के बारे में कह सकते हैं? इसलिए रीजन 2 में, क्षमा करें, हमारे पास x का v इंफिनिटी है, क्योंकि मैंने इसे पहले ही यहाँ खींच लिया है। v इंफिनिटी रीजन में जाता है, इसलिए रीजन में x का एक v 0 से कम x के लिए इंफिनिटी है और वेव फंक्शन 0 है। x पर 0 के बराबर है, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है? इसलिए एक अच्छी तरह से व्यवहार किए गए वेव फंक्शन के लिए हमें कुछ शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। एक बात यह है कि वेव फंक्शन 0 के बराबर 0 होगा, इसलिए सीमाओं पर वेव फंक्शन गायब हो गया है। तो अब हम रीजन 2 पर आते हैं। तो रीजन 2 में हमारे पास दरअसल x का v 0 है और x 0 और t के बीच है। तो इस रीजन के लिए हमारे पास है, हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट लिखेंगे। तो आइए हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। d स्क्वायर साई ऑफ x अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई साई ऑफ x के बराबर है, ठीक है? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि x का v 0 है, इसलिए मैंने इस एक्सप्रेशन को सीधे लिखा है। फिर से मैं इसे रीजन 2 कहती हूँ, ठीक है? और v तो e को 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? इसलिए e v से बड़ा है। और इसी तरह हम सरल अलजेब्रा द्वारा इस वेव फंक्शन के लिए सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं। आप यह पता लगा सकते हैं कि यह वेव फंक्शन जो मैंने रीजन 2 के लिए लिखा था उसे a साइन के एक x प्लस b कॉस के एक x के रूप में लिखा जा सकता है। यह जनरल सॉल्यूशन है। यह इक्वेशन जो हमने के 1 से पहले लिखा था वह और कुछ नहीं बल्कि 2md बटा h क्रॉस स्क्वायर की स्क्वायर रूट है, ठीक है? अब हम बाउंड्री कंडीशन का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए बाउंड्री कंडीशन का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि वेव फंक्शन का सही रूप ऐसा होगा तो सीमाओं पर x के बराबर 0 है। हम x पर
क्या प्राप्त करते हैं? x का शून्य साइन शून्य है, इसलिए a साइन के एक x प्लस b कोस के एक x शून्य है, जिसका अर्थ यह होगा कि b शून्य है, इसलिए हम यही प्राप्त करते हैं। तो मैं लिखूंगी कि मेरा x का एक साई 2 क्या होगा? x का साई 2 इस साइन के एक x होगा। हमारे पास रीजन एक वेव फंक्शन शून्य रीजन 2 है और अब हम तीसरे रीजन में जाते हैं, रीजन 3 में। v ऑफ x v0 फॉर x ग्रेटर देन a के बराबर है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? मैं इसे कैसे लिखूंगी? मैं इसे d स्क्वायर साई x का 3 बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस v शून्य ऑफ x साइन x का 3 ई साई 3 ऑफ x के बराबर है। ठीक है, अब फिर से इस वेव फंक्शन साई 3 ऑफ x का सॉल्यूशन खोजना आसान है। हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं। ठीक, मुझे इसे डी स्क्वायर साई बटा एक्स स्क्वायर के रूप में लिखने दे। मैं उपरोक्त इक्वेशन को फिर से लिखता हूँ। मैं इस उपरोक्त इक्वेशन को 2m के रूप में फिर से लिखूंगी। मैं इसे यहाँ ले जाऊंगी। मेरे पास e माइनस वी नॉट अपॉन h क्रॉस स्क्वायर है। ठीक है, और यह टर्म मैं इसे x के साई 3 के रूप में लिखूंगी, इसलिए इस टर्म को मैं इसे के 2 कहूंगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन साई 2 द्वारा दिया गया है। x का साई 3 सी ई रेज टू 1 के 2 ऑफ x के बराबर है, जहाँ के 2 तो यह और कुछ नहीं बल्कि के 2 स्क्वायर है, तो के 2 और कुछ नहीं बल्कि 2m ई माइनस वी नॉट अपॉन h क्रॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो यह तीसरा वेव फंक्शन है। ठीक है, और फिर अब हम जो करते हैं वह फिर से यहाँ है। मैंने कुछ स्टेप्स को छोड़ दिया है। आप बाउंड्री कंडीशन को लागू कर सकते हैं और इसे अंतिम एक्सप्रेशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिम स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम x के साई की कंटिन्यूटी कंडीशन कंटिन्यूटी का उपयोग करेंगे। ठीक है, वह क्या है? जो x के बराबर है, इसलिए हमारे पास x पर x का यह साई a के बराबर है, साई के बराबर होना चाहिए। इसलिए रीजन 2 से रीजन 3 पर x a के बराबर है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसलिए इसका उपयोग करके मैं क्या कर सकती हूँ वह है, मेरे पास साइन है कि एक पिछले एक के बराबर है जो सी ई रेज्ड टू आई के 2a था, और x के प्राइम के साई की कंटिन्यूटी पर कंटिन्यूटी होगी। मैं वही काम करूंगी जो x के साई प्राइम x के बराबर है, a के बराबर होना चाहिए, x के साई प्राइम के बराबर होना चाहिए, x पर a के बराबर है। तो यह मुझे इक्वेशन का एक और से देगा, साइन को साइन बन जाएगा और मेरे पास माइनस के 2c ई राइज टू के 2a होगा। तो अंत में मुझे अंत में क्या मिलता है? जब मुझे बस आपको 2 इक्वेशन को डिवाइड करना होता है और फिर जो आप प्राप्त करते हैं वह अंत में a के 1 का tan होता है। ठीक है, और
जो बराबर होता है आपके पास माइनस के 1/2 है, जो और कुछ नहीं है बल्कि प्रश्न में आपको जो दिया गया है वह है। ठीक है, तो यह अंतिम रिजल्ट है जिसे हम फिर से K1 लिख सकते हैं। इसे अंतिम स्टेप में लिखने के लिए A2 भी स्क्वायर रूट है, क्योंकि हम जानते हैं कि K1 और K2 क्या है, इसलिए मैं केवल K1 के लिए पुनर्प्रतिस्थापित करती हूँ और K2 माइनस E बटा V0 माइनस C इनसाइड स्क्वायर रूट है। और अब आप आसानी से इसका उपयोग कर से वेव फंक्शन के रूप को स्केच कर सकते हैं कि वेव फंक्शन कैसे ठीक होगा, कि मैं इसे आप सभी पर छोड़ती हूँ। ठीक है, तो हमने ट्यूटोरियल के लिए एक भाग में किया है, यह भाग 1 था और शेष समस्या की चर्चा हम बाद के भाग में करेंगे।